So we are in the chapter foreign branch. In the previous class, we saw that even if the HO is in India, but branches are outside India, then also it will term as a foreign branch. And if your HO is outside India, but branches are in India, then also it will be termed as a foreign branch. आपको आपका अकाउंटिंग किस हिसाब से करना है, जहां पर एसओ सिचुएटेड है उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक योर अकाउंट्स. से फॉर एग्जाम्पल आपका एचओ इंडिया में है तो आपका जो भी अकाउंटिंग होगा वो सारा किस में होगा, रुपीज में होगा. ठीक है. इफ से फॉर एग्जाम्पल योर एचओ इज सिचुएटेड इन दुबई, सो ऑल ऑफ योर अकाउंट्स, वो ब्रांच को भी अपना जो अकाउंटिंग्स है वो किस में करना पड़ेगा, कन्वर्ट दिरहाम में करना पड़ेगा. सो जो जहां पर भी हमारा एचओ सिचुएटेड है हमें वो कंट्री की करेंसी में हमारे अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है. ओके. नाउ यहाँ पर बिकॉज बेसिकली व्हाट वी आर मेकिंग ओवर हियर, बेसिकली वी आर मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. हमें हमारे क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमें मेंटेन करना है. सो डिपेंडिंग अपॉन द वेयर द एचओ इज सिचुएटेड, ब्रांच को अपना, अगर ब्रांच कहीं और सिचुएटेड है तो उसको अपने एचओ के हिसाब से अकाउंटिंग करना पड़ेगा. ओके. बिकॉज एज आई टोल्ड यू ऑन दैट डे, इफ आई वांट टू ऐड द इंडियन रुपीज एंड द दिरहम टुगेदर, कैन आई ऐड? Obviously no. First I need to do the conversion for the same. ठीक है. I cannot simply add it the Indian rupee with the Dubai ka dirham. And because there, and always here we have to deal with the foreign exchange fluctuations. The rate are not stable over here. Okay. So what I told you here, we are going to convert. That is your trial balance is translated from one currency to another currency. ठीक है. हम ट्रायल बैलेंस को क्या करने वाले, ट्रांसलेट करने वाले. ट्रांसलेट, एज आई टोल्ड यू, इट इज नथिंग बट कन्वर्टिंग द ट्रायल बैलेंस ऑफ द ब्रांच टू द करेंसी ऑफ अ एचओ इज नोन एज अ ट्रांसलेशन. Okay. Now for this purpose, we had seen that the foreign currency translation is divided into the two parts. One is integral foreign operation, another one is a non-integral foreign operation. That is IFO and NIFO. Now what is the integral? Integral is nothing but it is an inherent part. It is an integral part. ठीक है. यहाँ पर जो भी मेन एक्टिविटीज होगी वो सारी it would be that of HO only. ठीक है. और हम यहाँ पर ब्रांच कैसे ऑपरेट करेंगे, जस्ट लाइक दे आर द एक्सटेंशन ऑफ द एचओ. इट वर्क्स लाइक अ HO only. वेयर इज द नॉन इंटीग्रेटेड फॉर एंड यहाँ पर इंटीग्रेटेड में क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं दे. ठीक है. ब्रांचेस आर डिपेंडेंट अपॉन द एचओ. नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस में क्या होता है, दे आर ब्रांचेस आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द एचओ. यूजुअली हैव सम अदर ऑपरेशंस एज वेल. ठीक है. दे कैरी ऑन देयर बिजनेस इंडिपेंडेंटली इवन दो द नेम इज गिवन. ठीक है. ऑफ एचओ, जो भी नाम होगा वो एचओ का होगा, जो गुड्स आएंगे वो एचओ से आएंगे. ऑलमोस्ट द वर्क इज गोइंग ऑन स्टिल, बट फिर भी उन लोग क्या एंजॉय करेंगे, दे विल बी एंजॉइंग द इंडिपेंडेंस. And later on we saw the treatment of the exchange difference. As I told you, because when you do this translation, obviously there will be an exchange difference which will be arising it out. तो हमने ये देखा था कि हम जो भी इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशंस अगर पढ़ रहे हैं तो उसकी जो भी आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस होंगे, दैट विल बी ट्रांसलेटेड इन द एवरेज रेट. नाउ व्हाट वाज आवर एवरेज रेट? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 will give you the average rate. So either you can use the rate, average rate, or even you can use the rate of the date of the transaction. मतलब जब वो ट्रांजैक्शन हुआ वो दिन पर जो भी रेट चल रहा था आप वो भी लिख सकते हो. बट आप खुद ही सोचो कि दिन में कितने सारे फॉरेन ट्रांजैक्शंस होते होंगे. Now it is not possible ना to convert each and every transaction on that जो भी रेट था, वो दिन पर जो भी रेट चल रहा होगा उसमें हम सारे तो ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते. सो जस्ट टू मेक दिस प्रोसेस इजियर, यूजुअली इट इज बीन टेकन ऑन अ एवरेज रेट. एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस ट्रांसलेशन इज डन एट द एंड ऑफ द ईयर. देन हमने ये देखा कि इसमें IFO में we have items of balance sheet which has been divided into the monetary items and non-monetary items. Monetary items वो सारी है जो immediately cash में convert हो सकती है. All those assets which are readily converted into the cash will be known as monetary items and it will be translated in the closing rate. ठीक है. Translation के time पर हमें कौन सा rate use करना है? Closing rate. Then we had a non-monetary items. All those assets which cannot be converted into the cash easily will be termed as your
नॉन मॉनिटरी आइटम्स, बेस्ट एग्जांपल इज योर ऑल द फिक्स एसेट्स. तो अगर आपके नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है देन इट विल बी टेकन ऑन द रेट ऑफ द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. मतलब जो दिन पर आपका ट्रांजैक्शन हुआ वो दिन पर जो भी रेट चल रहा होगा आपको उसमें कन्वर्ट करना है. ठीक है. अब इसके वजह से देखो, दोनों के वजह से अभी इंडियन रुपी अलग होगा और वहां पर आप कोई और जहां पे आपका ब्रांच सिचुएटेड होगा वहां का करेंसी अलग होगा. सो देयर इज पॉसिबिलिटी कि हमें फॉरेन डिफरेंसेस आएंगे. So if we are getting any foreign differences, then it will be disclosed in the P&L account, that is profit and loss account. We have studied all this thing in the previous lecture. I'm just giving you one brief overview regarding about it. Next one was non-integral foreign operation. नाउ अभी देखो, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में हमने ये देखा था कि यहाँ पर भी अगर कोई इनकम्स एंड आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर होंगे तो सेम लाइक जैसे हम आईएफओ में कर रहे, दैट इज इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में जैसा ट्रीटमेंट है, द सेम ट्रीटमेंट विल बी देयर ओवर हियर. दैट इज द एवरेज रेट एंड द रेट ऑफ द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. देन व्हेन आई कम्स टू द आइटम ऑफ बैलेंस शीट लाइक मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी, दोनों चाहे मॉनिटरी चाहे नॉन मॉनिटरी दोनों यहाँ पर क्लोजिंग रेट पर ही होगा. It will go in the closing rate, and if there is any difference which is arising out of this foreign exchange, then it will be transferred in foreign currency translation reserve. ठीक है. यहाँ पर आपका जो रिजर्व क्रिएट होगा वो होगा फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, FCTR. And reserve, where you record all your reserves. Obviously you record all your reserves in the balance sheet, so it will be disclosed under the balance sheet. समझ में आया? यहां तक हमने किया था वो दिन, और हमने आईएफओ का then we have seen this branch foreign branch converted का trial balance. As I told you, you have to write down the first the name of the accounts. जो भी accounts के heads दिए होंगे, say for example plant and machinery, data, stock, cash, purchase, goods sent to branch, whatever heading will be given in the question, you have to write down all the heads of the accounts first. Then ledger folio will be there. ठीक है. उसके बाद डेबिट क्रेडिट, और ये जो करेंसी होगी वो कौन सी करेंसी होगी जो आपको क्वेश्चन में दी गई होगी. एंड फिर रेट ऑफ कन्वर्जन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, एंड वो रेट्स को अप्लाई करके यू हैव टू देन मेक अ डेबिट क्रेडिट इन द, मतलब आपको अपनी जो भी एचओ की जो करेंसी होगी उसमें यू हैव टू टेक इट डाउन. सो आई विल से जस्ट कि दिस देयर विल बी अ डेबिट एंड क्रेडिट जो भी इसमें होगा. तो जो भी आपका करेंसी में ब्रांच बना होगा, ब्रांच की जो करेंसी होगी यहाँ पर वो करेंसी लोगे, और फिर आपको जिसमें कन्वर्ट करना है यहाँ पर वो करेंसी आएगी. ठीक है. सो आई एम अज्यूमिंग कि हियर आई हैव से डॉलर्स, तो मैंने यहाँ पर डॉलर की करेंसी ली, आई एम डूइंग द कन्वर्जन इन द इंडियन रुपी. तो हियर द कन्वर्जन जो भी कंट्री के कन्वर्जन हो रहा है, दैट यू हैव टू टेक, दैट करेंसी विल बी टेकन. And as I told you, this accounting will be, whole of this accounting will be as per AS 11. What was the AS 11? Effects of the changes in foreign exchange rate. Okay. Then we saw the meaning of IFO. और फिर हमने ये देखे थे कि कौन कौन से रेट्स पर जो ट्रांजैक्शन है कौन से रेट्स पर हमें लेने हैं. ठीक है. जो हमने ये चार्ट फॉर्म में देखा था उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन वाज रिटन डाउन ओवर हियर. What we have seen this in the chart form, the same explanation, uska detail mein little bit detail explanation was given over here. Okay. Now we have to today start with the non-integral foreign operation. ठीक है. Non-integral foreign operation में क्या था? They are not completely dependent upon the HO. ठीक है. They carry their own operations. They have their different own operation as well. Now these are the indications कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारा नॉन इंटीग्रल, दैट इज NIFO है. So it will be controlled by the reporting enterprises.
Activities are carried out independently. As I told you, they are not dependent of anyone. They resist the finance also independently. HO उनको कुछ भी support नहीं करेगा. फिर वो भी अपने जो भी finance है वो कैसे raise करेंगे, खुद से ही raise करेंगे. Then जो भी उनके foreign exchange के sales होंगे, they are in the currency which are other than the reporting currency. ठीक है, रिपोर्टिंग करेंसी कौन सी करेंसी होती है, जिसपे आप अपनी बैलेंस शीट बनाओगे, अपने फाइनेंशियल्स बनाओगे. All the expenses of the foreign operations are primarily paid in the local currency. जो भी खुद के expenses होंगे, जो भी country में वो situated है, वो country के local currency में all the operations will be carried out. ठीक है, उनके जो cash flows होंगे, the cash flows also will be in the reporting enterprises. And there will be a proper and the active sale market, all for the foreign operation products. So, and it is not even affected much. See, non-integral foreign operations, since it is not dependent much on the HO, it is completely independent. तो day to day अगर कोई exchange में changes भी आए तो वो उतना उसको affect नहीं करेगा. ठीक है, नाउ कि हम जब हमारा ट्रायल बैलेंस जब बनाएंगे तो हम ट्रांसलेशन पे कौन कौन से रेट्स लेंगे. ठीक है, नाउ बैलेंस शीट आइटम्स मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, एज आई टोल्ड यू, जब हम वो फॉर्मेट डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बाइफर्केशन इज देयर ओनली इन द इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, बट व्हेन इट कम्स टू नॉन इंटीग्रल बैलेंस शीट की जो भी आइटम्स है, चाहे वो मॉनेटरी आइटम है या नॉन मॉनेटरी आइटम है, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्लोजिंग रेट ओनली. इनकम एंड एक्सपेंसेस, एज आई टोल्ड यू, रेट जो वो दिन पर चल रहा होगा वो रेट पर यू हैव टू टेक इट अप. Either you can even take it up on the average rate as well. अगर कुछ भी डिफरेंसेस आया इसका, तो जो हमने वो चार्ट में किया ना क्लास, इसका ही इधर डिटेल एक्सप्लेनेशन है. And whatever difference arises, this difference will go where? In the foreign exchange reserves. Foreign currency translation reserve. All your contingent liabilities जिसकी happening uncertain है अभी भी, तो अगर कोई ऐसी कंटीजेंट लायबिलिटीज है वो भी हमारी कहां पर जाएगी, क्लोजिंग रेट पर ही जाएगी. तो देखो वैसे भी बैलेंस शीट के आइटम्स इफ इट इज गोइंग इन द क्लोजिंग रेट, तो ऑब्वियसली कंटीजेंट लायबिलिटी भी कहां पर जाएगा, क्लोजिंग रेट पर. यहाँ पर जो भी इसके डीलिंग्स होंगे, जो भी यहाँ पर चेंजेस आएंगे, टैक्स में कुछ भी चेंजेस आएंगे, इट विल बी एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स फॉर द ऑब्जेक्टिव के जो भी इसके टैक्स इफेक्ट्स आएंगे वो अकॉर्डिंग टू कौन से स्टैंडर्ड होंगे, तो देन इट विल बी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड AS 22. Now we have to see the application as we are subsequently changing and reclassifying, or you can say we are classifying. कभी कभी हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रल टू नॉन इंटीग्रल बनाते हैं, और कभी हम नॉन इंटीग्रल टू वी गो फॉर द इंटीग्रल वन. तो जो दो इसके जो भी चेंजेस है, द चेंजेस आर क्वाइट डिफरेंट. Now here we have items which are been given, and this items जब हम इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस करते हैं तो वो किस में ट्रांसफर होगा, कौन से रेट पर जाएगा वो दिया है. एंड जब हम नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस देखते हैं तो उसमें कौन से रेट पर चेंजेस होगा, दैट इज बीन गिवन. सो दिस इज अ ब्रीफ चार्ट जहां पर आपको आइडिया आएगा, बिकॉज व्हाट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, दे विल बी गिविंग यू द ट्रायल बैलेंस. आपको ट्रायल बैलेंस होगा एंड दे विल बी गिविंग यू सर्टेन एडजस्टमेंट्स. Based on that, you will have to first prepare a trial balance, then you will have to prepare a trading account, profit and loss account, and then you have to complete your balance sheet. तो सबसे पहले तो आप बिकॉज हमारा जो फाइनल अकाउंट्स जो होता है, फाइनल अकाउंट्स का जो बेस होता है दैट इज आवर ट्रायल बैलेंस. तो ट्रायल बैलेंस में जैसे पहले आप कन्वर्ट कर लोगे वो जो करेंसी में, तो अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट. तो आपको सिर्फ ट्रायल बैलेंस बना के ना यहाँ पर छोड़ नहीं देना है, यहाँ पर आपको फाइनल अकाउंट्स भी प्रिपेयर करने हैं. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट के कौन सा आइटम्स किस में इसमें जाएगा. फर्स्ट वन आर मॉनिटरी आइटम्स. नाउ देखो, नाउ यू डोंट जस्ट सी ओवर हियर, से फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर ना इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल में कुछ नहीं दिया है, तो यू ओनली जस्ट टेल मी राइट नाउ ओनली वी हैव डिस्कस्ड इट अप. मॉनिटरी आइटम्स होगा तो फिर इंटीग्रल में कौन से रेट पर जाएगा, ऑब्वियसली क्लोजिंग रेट.
एंड नॉन इंटीग्रल में तो मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी का बाइफोकेशन अगर हो भी रहा है तो वो दोनों चीज कौन से रेट पर जाएगा? यस, क्लोजिंग रेट पर एट, ओ यस करेक्ट। सो मॉनिटरी आइटम्स जो भी होंगे हमारे, कैश होगा, डेटर्स होंगे, जो जिसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रेडिटर्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर देयर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर देयर, they will be recorded accordingly. Then opening stock carried out at the financial account at the historical cost, जो अगर हमारा opening stock दिया है तो which rate is taken when we are following the integral for an operation? Actual rate on the date of the purchase, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ द एक्चुअल रेट यूज इन द ओपनिंग रेट। अगर ओपनिंग रेट आपको नहीं दिया है तो जो भी रेट, जब भी आपने जो गुड्स परचेज किए होंगे वो गुड्स का जो भी परचेज डेट होगा दैट यू हैव टू टेक इट डाउन, and in the non-integrated rate at the beginning of the year will be taken. Next one is closing stock. Now closing stock again, agar if the actual rate is not given, ठीक है, actual closing rate is not given, तो फिर हम क्या यूज करेंगे? डेट ऑन द ऑफ द परचेज ऑफ दैट स्टॉक, जो भी स्टॉक हमने जो दिन पे परचेज किया होगा, ठीक है, वो दिन का रेट ही लेंगे। एंड ओवर ईयर, since this is a closing stock, so obviously you will have to take the rate at the end of the year. Non-monetary transactions, non-monetary transactions में obviously cash stock जो भी है हमारा non cash item है, it cannot be converted into the cash easily, here it will be carried. And it will go in the actual rate on the date of the purchase of an asset, जो भी आपने रेट पर परचेज किया होगा asset को, वो रेट लोगे, and here for the non-integral you will take a rate at the end of the year. If the depreciation होगा तो depreciation का भी same procedure will be followed. See, it's exactly the same. तो जो प्राइस पर परचेज करोगे एसेट को, वही प्राइस पर डेप्रिसिएशन का भी वही रेट लगा, वो दैट ओनली रेट यू विल बी टेकिंग एट, एंड ओवर ईयर इट विल बी रेट एट द एंड ऑफ द ईयर. Then if you have other revenue items like purchases है, sales है, interest expenses है, so here it will be taken out in the actual rate. ठीक है, वहां पर जो भी expenses का जो rate होगा actual rate. If the actual rate is not given, then you can use the average rate. ठीक है, पता है मैंने आपको दोनों बताया कि रेट ऑन द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन एज वेल एज द एवरेज रेट इज टेकन, बट अगर एक्चुअल रेट के ट्रांजैक्शंस, हमें काफी सारे ट्रांजैक्शंस है ईयर एंड पर, इफ वी आर फाइंडिंग आउट वेरी मच डिफिकल्ट टू कन्वर्ट ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, तो वी कैन डायरेक्टली टेक अप द एवरेज रेट एज वेल. ठीक है, सेम थिंग गोज फॉर द नॉन इंटीग्रल एज वेल. तो इतना याद रखना कि जो भी हमारी आइटम्स ऑफ इनकम एंड द एक्सपेंसेस है, वो दोनों जगह पर, चाहे वो आप आईएफओ यूज करो, एनआईएफओ यूज करो, दोनों के लिए इट इज कंप्लीटली सेम. ठीक है, गुड्स फ्रॉम द एचओ और गुड्स टू एचओ, या तो गुड्स आपको एचओ से मिला या तो आप गुड्स भेज रहे हो एचओ को. ठीक है, दोनों केस में जो भी रेट एचओ अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगी, हमें वो ही रिकॉर्ड करना है. That is the actual which will be given in the question, that only you will have to record. Here there won't be any translation which will be taken. जो रेट पर एचओ ने रिकॉर्ड किया वो रेट पर ही आप भी रिकॉर्ड करोगे. तो आपको ऑलमोस्ट जो भी गुड्स सेंड बाय एचओ है, या तो अगर ब्रांच एचओ को गुड्स सेंड कर रही है वापस, तो उसके दोनों के रेट्स क्वेश्चन में दिया जाएगा, मे बी इन द फॉर्म ऑफ एन एडजस्टमेंट. ओके, नेक्स्ट वन इज रेमिटेंस. रेमिटेंस मतलब आप अपना पैसा भी वापस दे रहे हो, तो आप जब भी अपना पैसा वापस दोगे, ऑब्वियसली इट विल बी इन द एक्चुअल रेट ओनली. एंड इन द बोथ द केसेस कंटीजेंट लायबिलिटीज अगर कोई है जिसकी हैपनिंग, ऑल दोस लायबिलिटीज जिसकी हैपनिंग अनसर्टेन है, ठीक है, जो फ्यूचर पर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो इट विल गो ऑन द क्लोजिंग रेट ओनली. सो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा, अरे कितने सारे रेट्स याद करने पड़ रहे हैं मुझे, अरे इट इज इम्पॉसिबल, हम कैसे करेंगे?
सो वंस व्हेन वी स्टार्ट विद द सम ना, आप एक आध दो सम प्रैक्टिस करोगे तो इट विल गेट मोर क्लियर और वो आपको इजी हो जाएगा. फिर आपको टेबल भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से ही बोल दोगे अरे ये आइटम है, ये रेट पर जाएगा. तो मे बी आपको इनिशियल फर्स्ट सम में एक बार आपको रिवाइज करना पड़े टेबल, बट वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर सम्स, आपको ये ऑटोमेटिकली क्लिक होते जाएगा. अच्छा हाँ, मुझे ये रेट लेना, ये रेट लेना. जब तक आपको कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है, कि आपको इंटीग्रेटेड में करना है या नॉन इंटीग्रेटेड में करना है, तो आप यूजुअली कौन क्या अज्यूम करके चलोगे, दैट ब्रांच इज एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, इट इज ऑपरेटिंग अंडर द इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन. when you will take this, when nothing has been given, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो तब हम ये अज्यूम करेंगे. ठीक है, वरना अगर दे ही दिया है कि कौन सा वी हैव टू टेक डाउन, तो नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है या इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, तो डायरेक्टली यू कैन टेक दिस. ठीक है, वो ही आप जो भी दिया होगा वो ले सकते हो, बट जब नहीं दिया है तो यू विल हैव टू टेक दिस वन. और यू कैन इवन से एट इंटीग्रेटेड. ठीक है, इंटीग्रेटेड भी बोलते हैं हम इसको. Either you use the word integral or you use the word integrated, it is one and the same. ठीक है. Now rules for conversion of integral foreign operations. अब देखो, if you find it out this more difficult, ये आपको अभी भी ये वाला चार्ट अभी भी डिफिकल्ट जा रहा है, तो हमने क्या किया, हम और उसको सॉर्ट करके और इजी वे में कर दिया. हमने सिर्फ अभी एक के लिए लिया है कि अगर हम इंटीग्रल के कर रहे हैं सॉल्व, तो पहले हम इंटीग्रल के आइटम्स जो भी है उसके लिए कौन कौन से रेट एप्लीकेबल होंगे. ओपनिंग स्टॉक, ऑलवेज रिमेंबर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग रेट. ओके, you all also repeat with me so that now only it will get more clear. Next is closing stocks. Closing stock, closing rate. Again, closing stock, closing rate. So अगर opening stock होगा तो हम opening rate लेंगे. If closing stock is given, then we will take a closing rate. Then fixed assets. So whenever we purchase a fixed assets, fixed assets किस में आएगा? Non-monetary items. So non-monetary items, I have told you that it will go in the rate of the date of transaction, or you can say the rate on the date of purchase. या तो purchase बोलो या तो transaction बोलो, it is one and the same. So again, fixed assets, rate on the date of transaction. Okay, it's better I write it down over here, the transaction as well. So while referring now, it would be easy for you as well. Next one, fixed liabilities. Debentures है, हमारे long term loans है, तो it will be the rate applicable when incurred. जब भी हमें ये incurred किया, जब भी debentures लिए, वो rate पर जो भी चल रहा होगा, that rate you have to take it up. Current assets, current liabilities, closing rate. Current assets, current liabilities, closing rate. Why? Why? Can you all tell me? Monetary items है ना? Monetary items है. Monetary items safe apart from the stock, because stock cannot be converted into the cash easily. बाकी डेटर्स हो गया, कैश हो गया, ये सारा जो भी आपके ट्रांजैक्शंस है, बिल्स रिसीवेबल, इट विल गो इन द क्लोजिंग रेट. ठीक है, सो करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, क्लोजिंग रेट. रेवेन्यू आइटम्स बताया था. रेवेन्यू आइटम्स के लिए पहले तो देखेंगे कि रेट ऑफ डेट ऑफ ट्रांजैक्शन दिया है या नहीं. कुछ नहीं दिया है तो हम सीधा किसके पर जाएंगे? एवरेज रेट पर. डेप्रीसिएशन, अभी देखो, इफ यू हैव परचेज दैट असेट, तो या तो परचेज डेट दी गई होगी असेट की, तो यू कैन टेक दैट फॉर द डेप्रीसिएशन. नहीं दिया है तो रेट विच इज एप्लीकेबल टू दैट. वही बोला ना कि रेलिवेंट असेट को जो अमाउंट होगा, से फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग डाउन के फिक्स असेट्स का जो कन्वर्जन है, तो डॉलर के हिसाब से $1 विल बी ऑफ 18 रुपीज से. आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, जस्ट आई नो दैट $1 का भी कितना जा रहा है, बट वी आर जस्ट टेकिंग वन एन एग्जाम्पल. जैसे आई एम टेलिंग के 18 रुपीज दिया गया है, तो आपको जब डेप्रीसिएशन का भी आप करोगे तो आपको कौन से हिसाब से लोगे? यू विल टेक अ रेट ऑफ 18 रुपीज ओनली, जो फिक्स असेट्स का रेट होगा. नेक्स्ट वन, रेमिटेंस. सो दिस विल बी द एक्चुअल रेट, जो भी एचओ एचओ विल रिसाइड. ऑब्वियसली रेमिटेंस के टाइम पर यू हैव टू टेक द एक्चुअल रेट ओनली.
तो अगर आप देखोगे तो हमने सिर्फ ये वाले टेबल का ही लिटिल बिट थोड़ा सा और कंसाइज और इजी करके कर दिया था, नथिंग एल्स। ठीक है, एंड एज आई टोल्ड यू, गुड्स सेंट फ्रॉम एचओ और गुड्स सेंट टू एचओ, तो जो भी एचओ ने हमें रेट बोला होगा हम वो ही रेट पर लेंगे। एम आई क्लियर? यस क्लास, जस्ट एक्नॉलेज, एम आई क्लियर? So if you want now, you can just take this chart, and you can keep in front of you while doing the sum. So it would be easier for you. Thank you so much, class, for acknowledging in the chat box. Thank you so much.